हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी पॉइंट ए टू जेड में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का नवीन सर के डायरेक्ट 2.0 प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3 नंबर है, ठीक है। दो प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके थे, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 3 नंबर है। तो अभी बज रही रात की 3। मैंने सोचा कुछ नहीं तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर लो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 3। ओके, पहला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र इदक्का है। ओके, मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। इसमें नृत्य में प्रदर्शन में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र इदक्का है। ओके, इदक्का है, ठीक है। जैसे और इसके कौन से हैं? इदक्का हो गया, और इसके बाद में मृदंगम हो गया, बांसुरी हो गया, बीड़ा हो गया। ये सभी कहाँ पर यूज होते हैं? मोहिनी अट्टम में। ओके, और मोहिनीअट्टम इसमें जो है कौन सी भाषा यूज होती है? इसमें मणि प्रबलम भाषा यूज होती है, ठीक है। और कसाबू साड़ी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कसाबू साड़ी भी केरल की प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कसाबू साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कसाबू साड़ी केरल की प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो इनकी पुस्तक है, केरल की एक पुस्तक है, वो व्यवहार व्यवहार नाला, ठीक है। व्यवहार नाला एक पुस्तक है, ठीक है। व्यवहार नाला वो एकल महिला, ये भी वहीं से मोहिनीअट्टम से ये संबंधित है। मोहिनीअट्टम से संबंधित पुस्तक है व्यवहार नाला और एकल महिला, ठीक है। और इसके जो नाट्य शास्त्र है वो है लास्या शैली और भरत नाट्य शास्त्र जो है लास्या शैली, ये किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा है। ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है, जिसका नाम है लास्या शैली। ओके, मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री डॉक्टर सुनंदा नायर ने हासिल की है, ठीक है। मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री जो है डॉक्टर सुनंदा नायर ने हासिल की है। ओके, मोहिनीअट्टम की जननी के कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। मोहिनीअट्टम की जननी ये काफी बार पूछा गया है। तो मोहिनीअट्टम की जो जननी है वो के कल्याणी कुट्टी अम्मा कहा गया, ठीक है। इसका पूरा कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ये होता है, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम की जननी कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को बोला गया। और मोहिनीअट्टम में पल्लवी कृष्णन जो है, पल्लवी कृष्णन मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इनको संयुक्त नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में मिला था, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले 2023 में इनको संयुक्त नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और इससे संबंधित है एक है असरा एम दास। असरा एम दास इनको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 में मिला था, ठीक है। असरा एम दास ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इनको बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2022 में मिला था। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को यूएनईएससीओ यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। और यूनेस्को यूनेस्को जो है 1946 में भारत में जुड़ा था। कब जुड़ा था? यूनेस्को 1946 में भारत में जुड़ा था। यूनेस्को के सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर है? तो यूनेस्को के सबसे ज्यादा स्थल है इटली में। ओके, कितने स्थल है इटली में? इसके 60 स्थल है। ओके, 60। भारत में यूनेस्को के कितने स्थल हैं? तो भारत में यूनेस्को के 43 यानी कि 43 स्थल है। ओके, और इस 43 में 35 यानी 35 जो है वो सांस्कृतिक है, और जो 7 है 7 वो है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। ओके, और इसमें एक वन कौन सा है? मिश्रित भी है। ओके, चलिए मिश्रित मिश्रित कौन सा है? कंचनजंगा, ठीक है। मिश्रित कौन सा है? कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा है सिक्किम में। और ये कब जुड़ा गया? ये जुड़ा है 2016 में, ठीक है। कंचनजंगा कब जुड़ा है? 2016 में जुड़ा है। भारत का पहला स्थल यूनेस्को में कौन सा जुड़ा है? तो भारत का जो पहला स्थल है जो कि यूनेस्को में जुड़ा है वो है आगरा का किला, ठीक है। और आगरा का किला कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 1983 में। ओके, ताजमहल ताजमहल कब जुड़ा था? तो ताजमहल जुड़ा था 1983 में, ये भी 1983 में ही जुड़ा था। एलोरा और अजंता की गुफाएं कब जुड़ी थी? एलोरा और अजंता की गुफाएं ये भी 1983 में जुड़ी थी। काजीरंगा ये कब जुड़ा था? काजीरंगा ये 1985 में जुड़ा था। और हम्पी हम्पी कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 1986 में, ठीक है। और हम्पी है कहाँ? हम्पी है कर्नाटक में। ओके, ये जो है हम्पी कर्नाटक में है। तो हम्पी आप लोगों ने सुना होगा किस नोट पर बना? हम्पी तो हम्पी बना है 50 रुपए के नोट पर। ओके, हम्पी 50 रुपए, हम्पी का जो चित्र है वो 50 रुपए के नोट पर बना है, ठीक है।
खजुराहो कब जुड़ा था? तो खजुराहो जुड़ा था 1986 में। ओके, कब जुड़ा था? 1986 में। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। खजुराहो को मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाया था। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये कुछ हेडक्वार्टर्स दिए, ये देख लेते हैं। तो एडीबी, एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मनीला। ओके, नेक्स्ट दिया है आईएलओ। आईएलओ का फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा। ओके, आईएमएफ दिया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन। फिर दिया है एससीओ। एससीओ का मतलब है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक है, आगे दिया है यूएनआईसीईएफ। यूएनआईसीईएफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका जो मतलब है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएनडीपी, आगे दिया यूएनडीपी। यूएनडीपी संयुक्त, इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ओके, यूएनसीआईएडी, यूएनसीटीएडी है। यूएनसीटीएडी इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, आगे दिया है जेनेवा में डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दिया है जेनेवा में। ठीक है, यूएनसीटीएडी इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ पर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। ओके, और ज्ञानपीठ 1965 में पहली बार दिया गया। इसकी स्थापना तो 1961 में हो गई थी, लेकिन ये दिया कब गया था? तो ये 4 साल बाद 1965 में दिया गया था। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में के लिए दिया गया। ठीक है, जी शंकर कुरूप को किसको दिया? जी शंकर कुरूप को दिया गया था, वो भी मलयालम भाषा के लिए। ओके, इनकी रचना कौन सी? तो जी शंकर कुरूप की रचना है आड़ा कुंजाई। जी शंकर कुरूप की रचना रचना है आड़ा कुंजाई। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो कि जी शंकर पुरस्कार जी को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इनकी रचना है आड़ा कुंजाई। ठीक है, पहली महिला कौन है जिनको ये दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो पहली महिला है आशापूर्णा देवी। इनको बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था, और कब दिया गया था? 1976 में। ठीक है, और हिंदी के लिए सबसे पहले व्यक्ति कौन है जिनको ये दिया गया था साहित्यिक पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो हिंदी के लिए पहले व्यक्ति है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, सुमित्रा नंदन की पंत, सुमित्रा नंदन पंत की जो पुस्तक है वो है चिदम्बरा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी भाषा में सबसे पहले। ठीक है, हिंदी के लिए पहली महिला कौन है? ये तो पुरुष हो गए, अब हिंदी के लिए पहली महिला आ गई। तो हिंदी के लिए पहली महिला कौन है? हिंदी के लिए पहली महिला है महादेवी वर्मा। इनको यामा पुस्तक, यामा यामा के लिए दिया। इनका जो कुछ ये नाटक है यामा 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 रचना इनकी यामा के लिए दिया गया था 1982 में। ठीक है, हिंदी में जो है महिलाओं में दिया गया था महादेवी वर्मा को, और पुरुषों में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, 59वें यानी कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिए गए। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिए गए थे, यानी कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिए गए थे। और ये किसको दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ला को। ओके, कितनी राशि दी गई थी इसमें? इसमें राशि दी गई थी 11 लाख। और ये इसमें कौन सी भाषा, इसमें भाषाएं कितनी है? इसमें भाषाएं कितनी है? भाषाएं हैं 8। ओके, इसमें भाषा जो है 8, इसमें जो भाषा दी है वो 8वीं अनुसूची में है। भाषा जो भाषा होती है ना वो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, और इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल जो है 22 भाषाएं हैं। ओके, और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ये तो ज्ञानपीठ हो गया, अब आ गया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, और ये 1955 में दिए गए थे, 1 साल बाद दिए गए थे। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी। कबीर सम्मान की स्थापना 1986 से 87 के बीच में हुई थी। कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1986 से
87 में। ओके, कबीर सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारत का पहला 14th यानी कि 14वां, भारत का पहला 14वां लैंड महामार्ग एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का 14th लैंड महामार्ग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर का है? तो ये 96 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 96 किलोमीटर का है। 2021 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, 2021 में शुरू हुआ था। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 1999 में शुरू हुई व 2012 में पूरी हुई थी। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना है ये भारत में 1999 में शुरू हुई थी लेकिन 2012 में पूरी हो गई थी। ठीक है, 13 साल ये चली थी। और ये जो है कितनी इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर। ओके, भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची सड़क है उमलिंग ला पास दर्रे के पास। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? उमलिंगला पास दर्रे के पास में है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 19,300 फीट है। ठीक है, इसकी सड़क की जो लंबाई है 19,300 फीट है। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ हैं? तो सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है महाराष्ट्र में, ये भी। ओके, और ये कितने किलोमीटर का है? ये है 18,000 किलोमीटर का। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। ओके, कितना है ये भी पूछना है। तो लक्षद्वीप में कितना परसेंट है? तो ये है 92.28%, 92.28% है। ओके, यूटीज में प्रथम स्थान है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में ये पहले स्थान पर है। साक्षरता में पहला स्थान जो है केरल में है। साक्षरता मतलब पढ़े हुए लोगों में, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा वो है केरल का है। ठीक है, केरल में 94% 94% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें से मेल है 96% और फीमेल है 92%। ओके, मेल 92%, फीमेल 90 नहीं, मेल है 96% और फीमेल है 92%। ओके, सेकेंड नंबर पर जो है साक्षरता में स्टेट वो है मिजोरम। मिजोरम में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? मिजोरम में 91.58, मिजोरम में 91.58% है। ओके, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जिसमें कि 61.80% लोग पढ़े लिखे हैं। 61.80% लोग पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है? सर्वाधिक अंतर है पुरुष और महिला में। सर्वाधिक अंतर पुरुष और महिला में कौन से स्टेट में है? तो ये है राजस्थान में, 27.85% का अंतर है। ओके, 27.85% का अंतर है। कहाँ पर? राजस्थान में। सबसे साक्षर जिला कौन सा है? मतलब सबसे पढ़ा लिखा यहाँ जहाँ पर सबसे पढ़े लिखे हो वो जिला कौन सा? सबसे जिला पूछा है तो वो है शेरहिप। कहाँ पर है? शेरहिप, ये मिजोरम में है। ठीक है, शेरहिप ये मिजोरम में है। इसमें 97.91% लोग पढ़े लिखे हैं। और सेकंड नंबर पे कौन सा जिला है? तो वो है आइजोल। ठीक है, यानी मिजोरम की कैपिटल होती है आइजोल। ठीक है, ये जो है सेकंड नंबर पे है पढ़ा लिखा। सबसे कम साक्षर जिला जो बिल्कुल भी ना पढ़ा हो ऐसा जिला कौन सा है? तो वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ पर? अलीराजपुर है मध्य प्रदेश में। ओके, तो इसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर? मतलब कितने लोग हैं? ये है 36.10% लोग यहाँ पर से पढ़े लिखे, बाकी सब अनपढ़ है। सबसे कम साक्षर जिला, ये तो हो गया था। नहीं, सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है एमपी में, 36.10% यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। ओके, बाकी सब अनपढ़ है। साक्षर उम्र कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया। साक्षर उम्र जो है 7 वर्ष होनी चाहिए। 7 वर्ष के बाद जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसको पढ़ा लिखा माना जाता है, और 7 वर्ष के बाद जो नहीं पढ़ा उसको अनपढ़ माना जाता है।
1991 तक यह वर्ष जो है 5 वर्ष थी। 1991 तक मतलब 5 वर्ष से ज्यादा का लोग पढ़ा लिखा अगर है तो मान लिया जाता था, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं माना जाता था। अब लेकिन ये 7 वर्ष हो गए, ठीक है। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेट पिच की मानक माप, क्रिकेट पिच की मानक माप, क्रिकेट पिच की मानक माप 22 गज 6 फीट है। कितनी है? 22 गज गुणा 6 फीट। ओके। क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी है? तो क्रिकेट स्टंप की लंबाई है 72 सेंटीमीटर यानी 28.8 इंच। ओके। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 9.9 इंच है, चौड़ाई 9 इंच है और लंबाई क्रिकेट स्टंप की 72 सेंटीमीटर यानी 28.8 इंच है। क्रिकेट का जो बैट है उसके बैट की लंबाई कितनी है? तो बैट की लंबाई है 38 इंच। ओके। बैट की जो लंबाई है वो है 38 इंच। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 4.25 इंच। ओके। चौड़ाई कितनी है? 4.25 इंच। और इसका जो बॉल का वजन है तो इसका बॉल का वजन कितना है? इसका जो बॉल का वजन है वो है 5.5 से 5.75 औस, क्या है? औस में है। 5.5 से 5.75 औस वजन है इसका। ओके। यानी कि 1.55 से 163 ग्राम, कितना वजन है? 155 से 163 ग्राम है। इसके जो बॉल होता है तो इसकी जो बॉल है, बॉल की परिधि कितनी है? बॉल की परिधि है 8 सही 13/16 से लेकर के 9 इंच। ओके। 8 सही 13/16 से लेकर के 9 इंच तक। रात काफी ज्यादा हो चुकी है, चलिए कोई बात नहीं, आपका सेट तैयार कर देते हैं। इसकी बॉल की परिधि है 8 सही 13/16 से लेकर के 9 इंच तक, यानी कि 224 से 229 मिलीमीटर तक, ठीक है, 224 से 229 मिलीमीटर तक। और यानी कि सेंटीमीटर में देखें तो 22.4 सेंटीमीटर से लेकर के 22.9 सेंटीमीटर तक, इतनी इसकी जो बॉल की परिधि होगी, ठीक है, यानी है। भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो बताएंगे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम यह है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम किसने बनाया? ये नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये है कहाँ पर? तो ये है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। और ये जो है मोटेरा स्टेडियम ये सबसे ऊंचा स्टेडियम है, ठीक है। सबसे ऊंचा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है ये पूछा, भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम। तो भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम है वो है धर्मशाला स्टेडियम, ठीक है। कौन सा है? धर्मशाला स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। विश्व का सबसे तेज पिच कौन सा है? विश्व की जो है सबसे तेज पिच कौन सी है? तो वो है पर्थ बाका ग्राउंड। ओके। पर्थ पिच है, पर्थ पिच, इसको बाका ग्राउंड भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम यानी अटल स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में। ओके। अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर? अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? ये है चेन्नई में। रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर? ये है ग्वालियर में। ओके। ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर? ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉलर बहू, डॉलर बहू सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। डॉलर बहू ये जो है एक कोई कविता या फिर रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई सुधा मूर्ति के द्वारा। ओके। सुधा मूर्ति को पद्मश्री मिला था 2016 में। कब मिला था? 2016 में। और इनको जो पद्म विभूषण मिला था ये मिला था 2023 में। कब? 2023 में। 2014 में राज्यसभा सदस्य चुनी गई थी सुधा मूर्ति जो है 2024 में, 14 में नहीं 24 में। सुधा मूर्ति 2024 में राज्यसभा सदस्य चुनी गई थी। और इनकी जो बुक है, इनकी बुक है 300 टाके, नहीं 3000 टाके। इनकी बुक कौन सी है? तो इनकी बुक है 3000 टाके और महाश्वेता। इनकी बुक कौन है? 3000 टाके और महाश्वेता। और है इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है द सर्कल ऑफ लाइफ। ये 2025 में पूछी गई थी बहुत ज्यादा और 25 में लॉन्च हुई थी द सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है। ये किसकी बुक है? सुधा मूर्ति की। आगे दिया है अरुंधति राय, अरुंधति राय की पुस्तक कौन कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और द डॉक्टर्स संत, कौन सी है? द डॉक्टर्स संत और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके बाद में आजादी, ये 3 इसकी पुस्तकें हैं। ओके। और यहाँ पर जो है अरुंधति राय की एक और पुस्तक है वो है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। कौन सी है? स्लीपिंग ऑन जुपिटर। आगे दिया है किरण देसाई, किरण देसाई की एक पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई, ठीक है, किरण देसाई की पुस्तक कौन सी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो इन्फोसिस इन्फोसिस के संस्थापक हैं नारायण मूर्ति। कौन है? नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति। इनकी बुक है वो है द विट्स विजडम। इनकी जो बुक है वो है द विट्स विजडम। ओके, द विट्स विजडम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के संविधान की उद्देशिका में, भारत के संविधान की उद्देशिका में महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शामिल है। ये तो सभी को पता होता है। भारत के संविधान में, संविधान की उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी संपन्न संपन्न निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शामिल है। ठीक है। प्रस्तावना हमारे जो भारत के संविधान में प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना ली गई है यूएसए से ली गई। कहाँ से? यूएसए से ली गई है। और इस प्रस्तावना में जो भाषा प्रयोग की गई है वो भाषा कहाँ से ली गई है? तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 9 है विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। ये सब चीजें कहाँ है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना, ये सब कहाँ है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं। ओके, प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? संविधान की आत्मा, ये प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा, ये किसको प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये बोला है ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला है। और प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने बोला है? तो प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बोला है के एम मुंशी ने। किसने बोला है? के एम मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बोला है? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला है एन ए पालकीवाला ने। किसने बोला है? एन ए पालकीवाला ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला है एन ए पालकीवाला ने। ओके, 1976 से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं। 1976 से, ठीक है, 1976 से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ दिए। कौन कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़ दिए गए थे 1976 से। ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी संविधान में जोड़े गए थे ये दोनों शब्द, और इसको बोला गया था लघु संविधान। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन में इसी टाइम मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, और अखंडता शब्द भी इसी समय जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा? अखंडता शब्द भी इसी समय 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है बेरूवारी केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। ये जो बेरूवारी केस हुआ था ना, इस समय में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय थे उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था। ठीक है, तो बेरूवारी केस हुआ कब था? बेरूवारी केस हुआ था 1960 में। ओके, और केशवानंद भारती केस ये कब हुआ था? आगे दिया है केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस ये हुआ था 1973 में। ठीक है, 7 से 6 निर्णय इसमें लिए गए थे। केशवानंद भारती केस ये जो है संविधान को बदला जा सकता है, ये इसमें बोला गया था। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था? संविधान को बदला जा सकता है। संविधान जो है इसको बदला जा सकता है, या मूल ढांचे नहीं बदलने चाहिए। इन्होंने बोला था इस केस में कि संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन संविधान के जो मूल ढांचे हैं उनको नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी इस केस में बोला गया था केशवानंद भारती केस में। आगे गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस कब आया था? ये आया था 1967 में। गोलकनाथ केस जो है ये इसमें जो है बोला गया कि मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं करेगी। तो गोलकनाथ केस ये जो भी लाए थे इन्होंने बोला था कि मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं करेगी। अब बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये केस आया था। बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये आया था 1994 में केस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया था प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या बोला था? प्रस्तावना संविधान का भाग है। सज्जन सिंह केस कब आया था? तो सज्जन सिंह केस आया था 1964 में। ओके, सज्जन सिंह केस आया था 1964 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई गई। यानी कि देखिए समझिए 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई गई। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे मुर्शिदाबाद ये कब बनाई गई थी? 1717 में ये बंगाल में थी। ठीक है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद 1717 में बंगाल में। ओके, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मुर्शिद कुली खान ने। किसने बनाई थी? मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी। ओके, मुर्शिदाबाद से पहले ये राजधानी कहाँ थी ये बताओ? तो मुर्शिदाबाद से पहले ये राजधानी थी ढाका में। ओके, कहाँ थी? ढाका में। मुर्शिदाबाद से मुंगौर बनी थी, ये किसने बनाई थी? पहले ये राजधानी जो मुर्शिदाबाद से मुंगौर भी बन चुकी थी, तो ये किसने बनाई थी? मुर्शिदाबाद से मुंगौर ये बनाई थी मीर कासिम ने। किसने बनाई थी? मीर कासिम ने। काला कोठरी की घटना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना ये कब हुई थी? 20 जून 1756 में। ठीक है, काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो काल कोठरी की घटना हुई थी 20 जून 1956 में। ठीक है, नहीं 1756 में। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में। और ये किसने की थी? सिराजुद्दौला ने की थी। काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला ने की थी 1756 से 1757 में ये हुआ था। ओके, इससे पहले बंगाल का नवाब कौन था? इससे पहले मतलब काल कोठरी की जो घटना हुई थी इससे पहले बंगाल का नवाब कौन था? तो ये नवाब था 1740 से 1756 तक अली वर्दी रहा। कल कौन सा रहा? अली वर्दी रहा। 1740 से 1756 तक अली वर्दी रहा था इसका नवाब। ओके, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में, डेट है इसकी 22 से 23 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था मीर कासिम और शुजा और शाहमला सेकेंड के बीच में। तीन लोग हुए थे बक्सर के युद्ध में, तीन लोग थे, मीर कासिम और शुजा और शाहमला सेकेंड, इन तीन लोगों के बीच में हुआ था। मीर जाफर, इसमें जो है मीर जाफर इसकी जो है मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी? फरवरी 1765 में। मतलब युद्ध के 101 साल बाद फरवरी 1765 में इसकी मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। तब इलाहाबाद की संधि हो गई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हो गई थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 से 16 अगस्त 1765 में हुई थी। ओके, और ये संधि 2 बार में हुई थी। ठीक है, तभी 12 से 16 अगस्त 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 2 बार में ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला ऊंट के ऊपर बैठकर। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान भाग निकला ऊंट के ऊपर बैठकर। कभी कभी पूछता किसके ऊपर भाग रहे, तो ये ऊंट के ऊपर बैठकर भाग निकला। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ओके, पहला, चलिए देखिए, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से ऊंट के ऊपर बैठकर भाग निकला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, प्लासी की युद्ध को दुख भरी रात कहा गया था। क्या बोला गया था? दुख भरी रात। प्लासी की युद्ध को दुख भरी रात बोला गया था। और ये किसने बोला था? ये बोला था नवीन चंद्र सेन ने बोला था। ओके, किसने बोला था? नवीन चंद्र सेन ने बोला था। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर। मराठा शासकों ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। मराठा शासक जो थे उन्होंने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। पहला जो है फर्स्ट वो है सूरत की संधि। यहाँ पर कुछ संधियां दी गई हैं। पहली संधि है सूरत की संधि जो कि 1757 से 1782 में हुई थी, और ये सालाबाई संधि इसको भी बोलते हैं, सालाबाई संधि भी इसको बोला जाता है। दूसरी है 1803 से 1805 में जो कि हुई थी, वो है 1805 में कौन हुई थी? राजापुर घाट संधि। कौन सी थी? राजापुर घाट संधि। तीसरी है 1817 से 1818 के बीच में ये हुई थी मंदसौर संधि। ठीक है, मंदसौर संधि कब हुई थी? 1818 में। और किसने की थी? ये होलकट ने की थी। ओके, कहां पर हुई थी? होलकट में। 1817 में मराठा संघ खत्म हो गया था। 1817 में मराठा संघ खत्म हो गया था। तो आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है केटू। केटू ये एक चोटी है। केटू के बाद भारत में कंचनजंगा दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। केटू के बाद में भारत में कंचनजंगा दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, और कंचनजंगा की लंबाई कितनी है? ऊंचाई, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। ओके, कंचनजंगा चोटी है भारत की, इसमें लंबाई है 8,598 मीटर।
और केटू जो है इसका नाम क्या है, तो केटू का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ओके, केटू का नाम है गॉडविन ऑस्टिन और इसकी जो लंबाई है वो है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। तीसरी कौन है सबसे ऊंची चोटी? तो तीसरी है नंगा पर्वत। कौन है? नंगा पर्वत। इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो है 8,126 मीटर। दुनिया की पूछ रहा है, अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट सागर माथा इसको बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट सागर माथा इसको बोलते हैं। ये इसकी हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर और ये कहाँ पर है? नेपाल में। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये है नेपाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है डोडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा ये भी चोटी है। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। ओके, इसको और क्या बोला गया था नीलगिरी पहाड़ियों को? तो नीलगिरी पहाड़ियों को, ये नीली है ना, इसीलिए इसको बोला गया था ब्लू माउंटेन। ओके, क्या बोला गया था? ब्लू माउंटेन बोला गया था। डोडा बेट्टा की जो पहाड़ियां हैं ये कितने मीटर ऊंची है? तो यह 2,637 मीटर। ओके, 2,637 मीटर ये ऊंची है और ये सेकेंड है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड नंबर पर। इससे पहले भी एक चोटी रह चुकी है। ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ियां कौन है? अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों को अनीमुड़ी अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ियों को अनाईमुड़ी का, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ियां जो है अनाईमुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लंबाई कितनी है? 2,695 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2,695 किलोमीटर की अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है। कार्डमम पहाड़ियां, नेक्स्ट दिया है कार्डमम पहाड़ियां। तो कार्डमम पहाड़ियां जो है ये, इनको हम इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर कुछ सबसे ऊंची चोटियां दी गई हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सागरमती चोटी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सागरमती चोटी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ चोटी। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है फांगपुई चोटी। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है फांगपुई चोटी। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मुल्लेनगिरी चोटी। कर्नाटक की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मुल्लेनगिरी चोटी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पहाड़ी उत्तराखंड की है। ओके, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू चोटी। संदकफू चोटी पश्चिम बंगाल की है, संदकफू चोटी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगरो चोटी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगरो चोटी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। महाराष्ट्र की चोटी कौन है? कलसुबाई। ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवमाली। यूपी, यूपी की सबसे ऊंची चोटी है आमसोत। यूपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आमसोत। गुरु नहीं गुर न, गुरु शिखर चोटी। ठीक है, कौन सी है? गुरु शिखर चोटी। ये कितने लंबाई है? इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर चोटी है जो है इसकी लंबाई भारत में है, गुरु शिखर चोटी की लंबाई है 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, कुछ पहाड़ियां दी हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। जैसे गड़जात पहाड़ियां दिया है। क्या दिया है? गड़जात पहाड़ियां। तो गड़जात पहाड़ियां कहाँ पर है? ये है ओडिशा में। ठीक है। नल्ला मलाई पहाड़ियां, क्या है? नल्ला मलाई पहाड़ियां। नल्ला मलाई पहाड़ियां कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। मांडव पहाड़ियां, मांडव पहाड़ियां ये कहाँ पर है? मांडव पहाड़ियां है गुजरात, यानी राजपीपला में। गुजरात के राजपीपला में मांडव पहाड़ियां है। सेवराय पहाड़ियां, क्या दिया है? सेवराय पहाड़ियां। सेवराय पहाड़ियां कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। ओके, सेवराय पहाड़ियां कहाँ पर है? तमिलनाडु में। महादेव, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी कहाँ पर है? ये है एमपी, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है। राजमहल पहाड़ियां, तो राजमहल पहाड़ियां कहाँ पर है? ये है झारखंड में। रामगढ़ पहाड़ियां, तो रामगढ़ पहाड़ियां कहाँ पर? ये है छत्तीसगढ़ में। अबोर, मिसमी और डफला, ये पहाड़ियां कहाँ पर है? अबोर, मिसमी और डफला ये पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। गारो खासी जयंतियां ये कहाँ पर है? ये मेघालय में। ये तो सभी को पता होगा, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंती ये पहाड़ियां मेघालय में है। लुसाई, लुसाई पहाड़ियां कहाँ पर? ये है मिजोरम में। ठीक है।
बाबू बूदन ये कर्नाटक में है, बाबू बूदन ये पहाड़ियां कर्नाटक में है, ठीक है। सिडबी, सिडबी क्वेश्चन नंबर 20 है। सिडबी SIDBI सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी। किस लिए की गई थी? सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉलेस्ट इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो हेडक्वार्टर है, सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में, ओके। और इसकी ये जो सिडबी है ये एक एक्ट के माध्यम से 1989 में आया था। सिडबी की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से 1989 में हुई थी, ठीक है। नहीं, 1900 एक एक्ट के माध्यम से 1989 में हुई थी, लेकिन जो इसकी स्थापना एक्ट तो 1989 में आ गया, लेकिन इसकी स्थापना 1990 में हुई, 2 अप्रैल 1990 में हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो इसके लिए जो एक्ट आया था वो 1989 में आया था। सिडबी को विनियमित किसके द्वारा किया जाता है? सिडबी को विनियमित RBI के द्वारा किया जाता है। सिडबी को विनियमित RBI के द्वारा किया जाता है। सिडबी का समाचार पत्र माइक्रो फाइनेंस पल्स है। सिडबी का समाचार पत्र कौन सा है? सिडबी का समाचार पत्र है माइक्रो फाइनेंस पल्स। मुद्रा में इसका योगदान कितना है? तो मुद्रा में इसका योगदान 100% है, ओके। और मुद्रा मुद्रा जो है मुद्रा कब आया था? ये 8 अप्रैल 2015 से आया था, ठीक है। मुद्रा बैंक मुद्रा कब से आया था? ये 8 अप्रैल 2015 से आया था। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। सिडबी सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट SFMC, इसकी स्थापना SFMC का फुल फॉर्म है सिडबी माइक्रो फाइनेंस, सिडबी SFMC, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म SFMC का फुल फॉर्म है सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। सिडबी की स्थापना 1999 में हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB की स्थापना के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में बनाया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना या फिर सिफारिश जो है, इसकी स्थापना या फिर सिफारिश ये किसकी सिफारिश पर हुई थी? नरसिम्हन समिति 1975 में। किसकी सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति 1975 में आई थी, इसकी सिफारिश पर। RRB संरचना सुदृढ़ सुझाव, RRB संरचना सुदृढ़ सुझाव ये कब आया? ये इसकी स्थापना जो है दांतेवाला समिति पर हुई थी 1977 में। कब हुई थी? दांतेवाला समिति पर 1977 में। पहला RRB, देश का जो पहला RRB है ये कब? 2 अक्टूबर 1975 में। कब? 2 अक्टूबर 1975 में। प्रथमा बैके मुरादाबाद यूपी में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अध्यादेश जारी किया गया था 26 सितंबर 1975 में। कौन से एक्ट के तहत? तो ये 1976 के एक्ट के तहत। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ये प्रायोजित किया गया था। RRB जो है 50% केंद्र सरकार के अधीन है और 35% बैंक को देता है। RRB जो है 50% केंद्र सरकार को देता है और 35% बैंक को देता है और 15% अदर स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, राज्य सरकार को दे देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। ये जो है झांग में हुई थी। कहाँ पर? झांग में हुई थी। यह चह अवस्थित थी, यह जो है अवस्थित थी। कैसी थी? अवस्थित थी। जालंधर में हुई थी, PW में, पश्चिम बंगाल, PW मतलब पश्चिम बंगाल, जालंधर में हुई थी, ओके। इसका जो कार्य है वो चेन्नई में हुआ था 1929 में यह कार्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। एक्सिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका जो उद्देश्य था वो था विदेशी व्यापार और इसका जो हेडक्वार्टर था वो था मुंबई में, ठीक है। PNB की स्थापना 1894 में हुई थी। एक्सिस की स्थापना 1993 में हुई थी। HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी। ICICI की स्थापना 1994 में हुई थी। IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी।
आगे क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। विभवांतर का वोल्ट है। विस्थापन का मीटर है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम e⁻10 है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ओके, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, मतलब 3.6 × 10⁻⁴ जूल होता है। ओके, फैरेड की इकाई है जो ऐसा इकाई धारता है। हेनरी का है प्रेरकत्व और पास्कल का है दाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मिश्रित धातु ठोस विलयन का उदाहरण। मिश्रित धातु जो है ये ठोस विलयन का उदाहरण है। पीतल ये तांबा प्लस जिंक से मिलकर बनता है। इसमें जो है Cu तांबा होता है 75% और जिंक होता है 25%। ओके, कांसा, कांसा ये कॉपर और टिन से बनता है। कॉपर होता है इसमें 88% और टिन होता है 12%। जर्मन सिल्वर ये बनता है 50% कॉपर से मिलकर और 25% जिंक से मिलकर और 25% निकल से मिलकर के। सोल्डर, सोल्डर टाका, सोल्डर टाका ये बनता है 67% ये सिलिकॉन से और एसएन, एसएन से बनता है 67% और पीबी से बनता है 33%। ओके, सी से। और क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कोशिका झिल्ली ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका का बाह्य आवरण होता है ये। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का बाह्य आवरण होता है। प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य है। प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य जो है कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। इसका जो नाम है वो है पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था? 1839 में। इसका नाम पुरकिंजे ने 1839 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, एक पशु के सबसे बड़ी, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन उत्तेजनी कोशिका है। न्यूरॉन उत्तेजनी कोशिका है। कोशिका जो है जीव की सबसे छोटी इकाई होती है और जंतु कोशिका में द्वैल यानी कि भित्ति और लवक नहीं होती है। पादप कोशिका में भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया। अभी अभी इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, इन्होंने संन्यास ले लिया है। टेस्ट में इन्होंने 704 विकेट किए थे। ओके, तो और जो अन्य नाम है वो है मोइन अली। मोइन अली ये कहाँ के खिलाड़ी है? इंग्लैंड के। ट्रेंट बोल्ट ये कहाँ के खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड के। शिखर धवन ये भारत के खिलाड़ी हैं, सभी लोग जानते हैं। इनका अन्य नाम है गब्बर। शिखर धवन को गब्बर भी बोलते हैं और मिस्टर आईसीसी भी बोलते हैं। डेविड वार्नर ये कहाँ के खिलाड़ी है? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आर अश्विन ये है, आर अश्विन जो है इनकी एक बुक है आई हैव द स्ट्रीट्स आ कुल्टी ऑफ क्रिकेट स्टोरी, आ कल्टी क्रिकेट स्टोरी, ये इसकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा था। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां नहीं 71वां रहा था। पेरिस ओलंपिक तीसरी बार 1924 और 2024 में करी गई। ठीक है, 33वें ओलंपिक जो है कौन सी नदी की? सीन नदी के किनारे खेले गए थे और 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये खेले गए थे। फर्स्ट रैंक इसमें यूएसए की आई थी। ठीक है, यूएसए की आई थी। ठीक है, और थीम कौन सी थी? तो उस समय थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओके, और जो उसमें यूएसए को 40 करोड़ की राशि दी गई थी। शुभंकर था उसका द फीज और आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन, ये उसका आदर्श वेब था वाक्य। आईओसी, आईओसी अवार्ड पाने वाले जो पहले महिला हैं वो है इंदिरा गांधी। दूसरी कौन है? तो दूसरी है अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के 701 भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर, भारत के 76 या फिर 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो थे। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो थे 76वें गणतंत्र दिवस पर। और ये कहाँ के थे? तो ये थे इंडोनेशिया के। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट समारोह, बीटिंग रिट्रीट समारोह ये 29 जनवरी गणतंत्र दिवस समापन के समय मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के समापन पर 29 जनवरी को मनाया जाता है।
ये कहाँ पर मनाया, तो ये विजय चौक पर नई दिल्ली में मनाया जाता है। 2025 की जो प्रथम झांकी थी वो यूपी में मनाई गई थी, और इसकी थीम की क्या थी, थीम थी इसकी महाकुंभ 2025। ठीक है। सुवर्णो इंडोनेशिया, ये 26 जनवरी 1950 में एक सुवर्णो इंडोनेशिया, सुवर्णो बनाया था ये इंडोनेशिया में 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 1951 में त्रिभुवन विक्रम नेपाल में अतिथि चुने गए थे। 1951 में त्रिभुवन विक्रम नेपाल में अतिथि चुने गए। ठीक है, नेपाल के अतिथि चुने गए थे। आगे जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, तो देखते हैं आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड इरविन एम्पी थिएटर राष्ट्रीय स्टेडियम में हुई थी। पहली बार जो गणतंत्र दिवस परेड इरविन एम्पी थिएटर राष्ट्रीय स्टेडियम में हुई थी। ओके, कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को ये हुई थी। ठीक है, आज का क्वेश्चन भी होमवर्क का हो गया। चलिए, थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।